गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी वर एट इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस पे हम थे और मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चंस ट्राई करने को बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो होपफुली आप लोगों ने कोशिश किया होगा। एक बार अपना आंसर हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार डिस्कस करके आंसर वेरीफाई करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? A fire occurred in the premises of Himanshu on 1st April 2020 and a considerable part of the stock was destroyed. The stock salvaged was 1,12,000. Himanshu had taken a fire insurance policy for 6,84,000 to cover the loss of stock. Other details are last year का purchase, last year का sales, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर की वेजेस। यहां तक ये सारी इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी। और प्रीवियस ईयर में हिमांशु हैड इन जून 19, दैट इज प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर प्रीवियस ईयर। डेट हमेशा ध्यान रखिएगा, ईयर एंड को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस में ईयर एंड आपको जनवरी टू अप्रैल टू मार्च मिले। तो यदि ईयर एंड अप्रैल टू मार्च नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं वहां पे ईयर एंड जनवरी टू दिसंबर तो नहीं है। तो हियर वी हैव ईयर एंड जनवरी टू दिसंबर। Himanshu had in June 19 consigned goods worth rupees 2 lakh which were lost in an accident. As there was no insurance, the loss was borne by himself. हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उन गुड्स का जो हमने सेंड किया उसका क्या हुआ। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वो गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं थी, उसे हमने कंसाइनमेंट पे सेल या ट्रांसफर कर दिया था। हम उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल देंगे कि बाय बाय ये गुड्स गई। आगे क्या हुआ? जली, चोरी हुई, बिक गई, पड़ी है, इंश्योरेंस मिला नहीं मिला, उन गुड्स का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो गोडाउन में नहीं थी। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सीडेंटल या कुछ और चीज की बात नहीं कर, हम सिर्फ फायर इंश्योरेंस इन गोडाउन उसकी बात कर रहे हैं। देन stock at the end of each year prior to year 19 had been valued at cost less 10%. ईयर 19 से पहले स्टॉक हम 10% लेस पे वैल्यू करते थे। फ्रॉम 19 however there was a change in the valuation and we starts valued at 10% प्लस। कर चुके हैं ये पॉइंट हम डील। यानी 19 का ओपनिंग स्टॉक 90% पे है, उसको 100 पे लाएंगे, और 19 का क्लोजिंग स्टॉक 110% पे है, उसे भी 100% पे लाएंगे और फिर उसी स्टॉक को करंट ईयर के मेमोरेंडम के पर्पस के लिए कैरी करेंगे। परचेज फॉर जून 20 दैट इज करंट ईयर। परचेज ऑफ प्लांट इंक्लूडेड है, कर चुके हैं, परचेज में से प्लांट माइनस कर देंगे। वेजेस रुपी फॉर 2020 इंक्लूड वेजेस ऑफ प्लांट, ये पार्ट भी हम मेन क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चंस में कर चुके हैं, वेजेस में से माइनस कर देंगे। ये सब करंट ईयर की बात हो रही है, ये सारा प्रीवियस ईयर और ये हो गया आपका करंट ईयर। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर, परचेज में से माइनस कर देंगे। A sum of 10,000 was insured by way of fire fighting expenses on the day of fire. 10,000 रुपीज का फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का भी इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, उसे हम अपने लॉस में ऐड कर देंगे। तो ऑल दी पॉइंट्स आर डेफिनेटली क्लियर टू ऑल। मैं आपको इसके रिजल्ट्स दे देता हूं, मैं इसके आंसर्स आपको दे देता हूं, आंसर्स आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हमारा जीपी रेट आ रहा है 20%, जीपी रेट आ रहा है 20%। इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 9,12,000 और इसमें हमारा
क्लेम आएगा 6,07,500 रुपीज। ठीक है, तो होपफुली सभी ने ये क्वेश्चंस कर लिया। आ गए आप लोगों के आंसर्स? परफेक्ट। अदरवाइज ट्राई कीजिएगा, आंसर्स नहीं आएंगे तो हम बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, stock at cost of 1st January 19 previous year, sale of previous year, stock previous year closing stock, sale of current year, purchase of current year, salvaged, ये सॉरी परचेज ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये है परचेज ऑफ करंट ईयर। फाइन, ये तो सारे फैक्ट्स हो गए। अब क्या पॉइंट है? गुड्स ऑन विच ओरिजिनल कॉस्ट 3600 had been valued at 1500 on 31st December 2019, पिछले साल। एबनॉर्मल कंटेंट हो गया। These were sold in March 2020 for 2700. Except this transaction, the rate of GP has remained constant. On 31st March 2020, goods worth rupees 15,000 had been received by the godown keeper but had not been entered in the purchase. Goods godown में आ गई, purchase में include नहीं है तो add करेंगे। Value of goods destroyed by the fire and the claim of loss insurance policy ले रखा है हमने 39,000 का। क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में? तो पॉइंट सारे क्लियर हैं। परचेज में से माइनस करंट ईयर में, हाँ, गोडाउन में गुड्स आ गई तो परचेज में इंक्लूड होनी चाहिए ना। हाँ, परचेज में प्लस हो जाएगा 15,000। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ट्राई किया। इसका आंसर आप वेरीफाई कर लें, इसका आंसर आप वेरीफाई कर लें। नॉर्मल जीपी रेट आ रहा है हमारा 30%, जीपी रेट 30%। हमारी वैल्यू ऑफ टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ रही है 77,460, और आर क्लेम अमाउंट इज 35,828। क्या हुआ? किया नहीं? ट्राई करो यार, ट्राई करो। वंस यू हैव टू ट्राई। जब तक आप अपने लेवल पे ट्राई नहीं करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको, आप सीधा बोलो हाँ सर, हाँ ऐसे ही होता है सर। खुद करने बैठते हो तो पता चलेगा कि कितना समझ में आई है चीज। नहीं आएगा, हम करेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस होमवर्क के थे, प्रैक्टिस के थे, जो आप लोगों ने कर लिए। आंसर्स मैंने बता दिए, वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर्स अपने। और आंसर्स अभी भी मैच नहीं हुए या क्वेश्चंस नहीं किए तो पहले ट्राई करें, आंसर वेरीफाई करें, और उसके बाद मैच नहीं होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में इन प्रॉब्लम्स को लेके आइएगा, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सम इंश्योर्ड 50,000, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। तो यहां से ये हमें प्रीवियस ईयर के लिए इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीपी। करंट ईयर, करंट ईयर परचेज सेल, ठीक है, और वैल्यू ऑफ सॉल्वेज स्टॉक और सम इंश्योर्ड इधर दिया हुआ है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक एट 31st December 19 previous year, 2,300 had been written off certain stock which was of poor selling line having a cost of 6,900। ये प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में ये एबनॉर्मलिटी थी। A portion of these goods were sold in March इस साल 250 के लॉस पे आधा माल हमने बेच दिया। रिमेनिंग को हमने वैल्यू किया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके भी आंसर्स नोट कर लें और इसे भी आप ट्राई करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ जीपी, द रेट ऑफ जीपी, क्वेश्चन नंबर 6 का जीपी रेट लें 20%।
द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक 56,900। द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 56,900। नहीं, एक मिनट, इसमें हमने कॉस्ट पे वैल्यू किया है ना उसको। द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 58,050। अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 58,050 और अमाउंट ऑफ क्लेम इज 45,004। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, देखने पे पता चलेगा कि सर देखा देखा सा लग रहा है। प्रीवियस ईयर, सम इंश्योर्ड वैल्यू, और ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है परचेज और सेल निकालने के लिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम ये रीड करते हैं, यहां पे देखते हैं क्या है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st December ड्यू टू ऑब्सोलेंस 50% of the value of the stock of which original cost was 6,000 had been written off. In May 2020, 3/4 of this stock had been sold at 90% of the original cost, and it is now expected that the balance of the obsolete stock would also realize the same price. Cash sales 20% of total sales net of return. Cash purchase 25% of total purchase net of return. यहां पे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, इट इज नेट ऑफ रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आराम से रीड कर लें, हम करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन नंबर 7। थ्री कॉलम, बिल्कुल 3 कॉलम। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। शुरू कीजिएगा गाइस, एक से। यस, तो नोट्स आपके पास हैं, आप वहीं से देखना शुरू करें। और आप अपनी दोस्ती निभाएं, पास में आ जाएं। सो ओपनिंग स्टॉक इज 37,500, क्लोजिंग स्टॉक इज
52,000. Purchases during the year 2,53,750. Sales during the year 3,15,000. As you know, पहले हम फिल करते हैं हमारा टोटल कॉलम. देन अब इसमें एबनॉर्मलिटी देखते हैं. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने में 50%, 6,000 का ओरिजिनल कॉस्ट का स्टॉक जिसको 50% पे वैल्यू किया गया है. इसका मतलब यह है कि 6,000 वाज द कॉस्ट एंड द वैल्यू वाज 3,000. कौन सा अमाउंट कहां बैठा है? क्लोजिंग स्टॉक में 3,000 रुपीज बैठा है और परचेजेस के अंदर 6,000 रुपीज इंक्लूडेड होगा क्योंकि इसी साल खरीदा है हमने वो स्टॉक. तो परचेज में से तो उसकी एबनॉर्मल की कॉस्ट अलग निकाल देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में उस एबनॉर्मल का वैल्यूएशन अलग निकाल लेते हैं. ओके. और कुछ किया इस साल हमने इसका? नहीं. तो बस बाकी को फिल कर दें फटाफट से. total amount of GP total amount of GP 75750. 3,000 यहाँ पे लॉस. 78750. GP रेट 78750 डिवाइडेड बाय नॉर्मल सेल 25%. So GP rate comes at 25%. I think it is very much clear to everyone. ठीक है. तो इसमें एबनॉर्मलिटी वाला पार्ट और अभी डिस्कस हो जाएगा ताकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने स्किप किए वो भी आप आराम से कर लेंगे. तो इस तरह से प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करके लेकर आ गए हम. अब बनाते हैं डेटर अकाउंट. Fill the information. Opening balance of debtors 2 lakh. Opening balance, closing balance of debtors 1 lakh. Collection from debtors 2,47,240. Return inward, sales return 760. Balance amount balance amount 1,48,000. Balance amount is 1,48,000. Now इससे कैलकुलेट करेंगे हम अपनी टोटल सेल्स. It is net of
इट इज नेट ऑफ रिटर्न, और नेट ऑफ रिटर्न के केस में इसमें से हम माइनस करेंगे 760। क्वेश्चन ने बोला है ना कि जो परसेंटेजेस हमने दी है कि 20% ऑफ द टोटल सेल्स, कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स नेट ऑफ रिटर्न, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स इज 80% नेट ऑफ रिटर्न। $1,84,000 टी। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। बनाए क्रेडिटर अकाउंट फटाफट। बाय बैलेंस, बाय क्रेडिट परचेज, टू बैंक पेमेंट, टू परचेज रिटर्न, टू बैलेंस सीडी। So opening balance of the creditor is 1 lakh. No, it is 1 lakh. Closing balance of creditor is 2 lakh. डेट ध्यान से देखो बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर 8750, परचेज रिटर्न 250, 1,09,000 purchases balancing figure। Now total purchase will be 1,09,000 minus minus purchase return, and it is 25%, that is 75% credit में था, तो 1,09,000 minus 250 divided by 75%, it comes 1,45,000. So 1,45,000 is the amount of total purchase. Now we have total purchase, total sales. तो अब बनाएंगे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस ईयर 49, 3 and 52, एज इट इज प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन से उठा लेंगे। परचेज द पीरियड, परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड अभी निकाला हमने ऊपर 1,45,000,
total sales during the period 1,84,050. नाउ क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले एबनॉर्मल वाले पार्ट को समझ लें। 3/4 of the abnormal stock sold at 90% of its original cost. We have stock of 6,000, valued at 50%. एक सेकेंड गाइस, होल्ड कीजिएगा प्लीज। हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट था कितना? 6,000। इस 6,000 की ओरिजिनल कॉस्ट में दो पार्ट हो गए हमारे। एक, इसका हमने 3/4 सेल कर दिया है, तो 3/4 ऑफ 6,000 4,500, और इसे हमने सेल किया है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट के 90% की वैल्यू पे। तो 4,500 का 90% 4050, ठीक है। और इस 6,000 का 1/4 यानी 1,500 अभी भी बचा है, और इस बचे वैल्यू किया है, इस बचे हुए को वैल्यू किया है कितना? द रिमेनिंग of the obsolete stock would also realize the same price, मतलब would also realize the same price, मतलब सेम 90%। इतना ही हम इससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे हमने सेल किया उतना ही हम इससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1,350। दोनों की कैलकुलेशन समझ में आ गई? आउट ऑफ द एबनॉर्मल दिस मच हैज बीन सोल्ड, दिस मच हैज बीन वैल्यूड, दोनों का प्राइस 90% पे हुआ है। चलें ऊपर। सेल में से एबनॉर्मल सेल 4050, और स्टॉक में एबनॉर्मल स्टॉक 1350। देन बाकी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, निकाल देते हैं। देन जीपी विल कम, यहां आएगा जीपी हमारा। जीपी आएगा नॉर्मल सेल का कितना परसेंट? 25% ऑफ नॉर्मल सेल, 45,000। रिमेनिंग कॉलम फिल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, और कुछ भी नहीं है अब इस क्वेश्चन। बताइए।
Normal closing stock comes at 59,000. Abnormal closing stock comes at 1350, and total closing stock is 60,350. ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। और अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। नोटेड? ओके, वेरी गुड। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,350. Any solvage? Yes, solvage 7,200. Any fire fighting expenses? No, कोई फाइटिंग नहीं किया हमने। लॉस, इज देयर अमाउंट ऑफ पॉलिसीज गिवन? यस। क्या हम अंडर इंश्योर्ड हैं? हाँ, सिर्फ 350 से अंडर इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड अमाउंट 60, तो यहां लगेगा अमाउंट ऑफ क्लेम एवरेज क्लॉज। अमाउंट ऑफ लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ स्टॉक इन गोडाउन। ₹52,842 is the final answer. स्टेप बाय स्टेप चलने से ये कंप्लीट क्वेश्चन परफेक्टली डन। ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज ओके। चलिए, सो इट्स गुड कि यहां तक आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। Move on the next one. Question number 8. On 27th July 2020, a fire occurred in the godown. Goods costing 5,000 salvaged. Firefighting expenses 1,300. ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग, तो करंट ईयर का ओपनिंग। परचेजेस इंक्लूडिंग मशीन, तो क्या करेंगे? माइनस। वेजेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन माइनस। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 40,000. No approval has been received in respect of 1/4 of the goods sold on approval, 4,12,300. Cost of goods distributed as free sample, क्या करेंगे? परचेज में से माइनस। सेल्स ऑन अप्रूवल का नया पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी। Apart from that, the other informations are, while valuing the stock on 31st January 2020, rupees 1,000 had been written off in respect of certain slow moving item, rupees 4,000, costing rupees 4,000. क्या है ये? Abnormal.
4,000 का एबनॉर्मल कॉस्ट, उसमें से 1,000 हम लास्ट ईयर 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020 मतलब समझ रहे हैं, लास्ट ईयर का क्लोजिंग। ये डेट्स में कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक सेकेंड। द फायर अकर ऑन 27 जुलाई, इट शुड बी 31 मार्च 2020। ईयर एंड क्या है हमारा? स्टॉक बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, तो इट शुड बी 31 मार्च 2020। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग में a portion of these goods was sold in June 2020 at a loss of 700 on original cost of 3,000. The remainder of these stock is now estimated to be worth its original cost. Past record shows the normal GP rate is 20%, यानी previous year का हमें trading account नहीं बनाने का है। Insurance company also admitted firefighting expenses. The company taken a policy of 55,000. Compute the amount of claim. बोलो क्या ख्याल है, क्या बात कर रहे हो, कर लोगे? सेल्स ऑन अप्रूवल पॉइंट को डिस्कस कर लें, बाकी तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू है इसमें। हमारा टोटल सेल्स कितना है? 4,12,300 और उसमें इंक्लूड है 40,000 रुपीज का सेल्स ऑन अप्रूवल। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। जो हमने गुड्स सेल किया उसमें 1/4 के लिए हमें कोई अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, यानी 3/4 का अप्रूवल मिल गया, और 3/4 का अप्रूवल मिल गया है तो वो सेल में इंक्लूडेड है, वो करेक्ट इंक्लूडेड है। लेकिन जो 1/4 है जिसका अप्रूवल हमें अभी तक नहीं मिला वो हमारा स्टॉक है, बट लाइंग विद कस्टमर, दैट इज आवर स्टॉक बट लाइंग विद कस्टमर। तो हमारे गोडाउन में वो स्टॉक नहीं है, तो फिर क्या करें, क्यों करें लेस? ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड होके लेस हो गया है, ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है वो पार्ट भी, और यदि सेल्स में इंक्लूडेड है तो ऑलरेडी वो कस्टमर के यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमारे गोडाउन में है भी नहीं, और हमने अभी तक उस स्टॉक को अपने यहाँ रिकॉर्ड भी नहीं किया है, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। अभी यदि हम प्रैक्टिकली देखते और ईयर एंड में होते तो इस सेल्स ऑन अप्रूवल पार्ट को हम रिवर्स कर चुके होते और अपने स्टॉक में इंक्लूड कर चुके होते, तब हटाना पड़ता। लेकिन ये तो आपने स्टॉक में इंक्लूड किया है क्या इसको? मैंने 40,000 की गुड्स सेल की, तो सेल की एंट्री डाल दी, फाइन, गुड्स हमारे गोडाउन से बाहर चली गई, काम खत्म हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं कि उसका अप्रूवल आए, उसने अप्रूवल दे दिया तो गुड्स उसके पास ही रहेंगी, उसने अप्रूवल अभी तक नहीं दिया तो भी गुड्स उसके पास ही रहेंगी, हमारे गोडाउन में तो नहीं है, तो फिर हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना इस पर्टिकुलर पॉइंट का। देयर इज नो नीड टू एडजस्ट दिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने का, एडजस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सोचिए आराम से एक बार, बताइए यदि कोई डाउट लग रहा है तो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, अच्छा एक और चीज बात कर लेते हैं, ये सेल्स में इंक्लूडेड है और इस पे जो जीपी हमें मिला होगा वो नॉर्मल जीपी रेट से ही मिला होगा, तो उसकी कैलकुलेशन में भी कोई इशू नहीं है, हमें इसको सेल्स में रखेंगे, इसका नॉर्मल जीपी आ जाएगा। सर हम इसको हटाना चाहते हैं तो सेल्स में से हटा दो, लेकिन स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना है, और स्टॉक में इंक्लूड भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, सेल्स में हटाएं भी क्यों, लेट इट बी देयर, वहीं रहने दीजिए और आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक हमारे गोडाउन से तो बाहर जा चुका है।
यदि आप इसे सेल्स में से हटाएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि वो स्टॉक गया कहाँ, आपके क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप इसको सेल्स में रहने दीजिए, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, नोट डाल दीजिएगा इस पॉइंट के लिए, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। एज गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल लिखें, एज गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल lying with customer as goods sold on approval lying with customer included in sales, either approval received or not, either approval received or not, need not to adjust. गुड, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर, आंसर पहले आप ट्राई करें, इसका आंसर फिर मैं बताऊंगा। सस्पेंस। ये क्या होता है कि आंसर्स, अब आप लोग बोलते हैं सर आंसर्स आप लोग क्यों नहीं देते हो, आप आंसर्स क्यों नहीं देते हो, क्योंकि आंसर्स यदि सामने होते हैं ना तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नहीं, आंसर से सॉल्यूशन निकालने की सोचते हैं। हम हर पॉइंट पे जाके ये देखते हैं आंसर आया क्या, आंसर आया क्या, नहीं आया तो गड़बड़ कहाँ है, फिर ढूंढने बैठ जाते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एज यू नो हाउ टू सॉल्व, जितना आपको आता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आंसर निकालो एंड रिमेन कॉन्फिडेंट कि वो करेक्ट है। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा चॉइस होगा कि मैं बार बार आंसर से वेरीफाई करूंगा, नहीं। तो आप अपना सॉल्यूशन करें, फिर उसमें जो मिस्टेक्स होगी, यदि आंसर नहीं मैच हो रहा है तो उसमें जो मिस्टेक्स होगी वो मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा, तो हमारा टाइम बचेगा। आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, इसलिए मैं आंसर नहीं देता हूं। इसलिए मैं जनरली बोलता हूं कि आंसर हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ताकि अब आपने आज लास्ट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए और आपके आंसर्स मैच हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है कि यार ठीक है मैं करके आया, सही था। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एवरीवन निकाल के रखिएगा सॉल्यूशन, आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए और फटाफट से रीड कर लीजिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड क्वेश्चन नंबर 9। के पास, सभी के पास अपनी फाइल है, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें।
A fire occurred in the premises of Lucky Limited Company from the following particular relating to the period from 1st April 31st August. You are requested ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of the stock. इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट गिवन है 60,000 रुपीज. सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, वो तो इंप्लाइड है, इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज 31st मार्च. ओपनिंग स्टॉक इस साल का, क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का. परचेजेस, वेजेस इंक्लूडिंग मशीन निकल जाएगा. सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स drawn by partner. Sale value of goods drawn by partner, very good. ड्राइंग है ना, लेकिन सेल वैल्यू पे दे रखी है. परचेज में से ड्राइंग माइनस होती है, लेकिन कॉस्ट पे ये सेल वैल्यू पे दे रखी है. सिर्फ मजाक करने के लिए ही एक पॉइंट डाल दिया. हमारा दिमाग वहां तो उतना जाए या ना जाए, छोटी सी चीज लेकिन गलती हो जाता है. इट इज सेल वैल्यू. ड्राइंग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माइनस की जाती है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, एंड देन वी विल डिडक्ट इट आउट ऑफ परचेजेस. गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी lying unsold with them, sent on consignment. क्रेडिट साइड में डाल दो, उसके पास रखी है, बढ़िया है, बच गई, जली नहीं. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कॉस्ट दी है, माइनस कर देंगे परचेजेस में से. नाउ by valuing the stock as at 31st March, 1000 were written off in respect of a slow moving item जिसका cost है 5000 rupee. A portion of these goods were sold at a loss of 500 on the original cost of 2500, मतलब हाफ माल बेच दिया लॉस में. The remainder of the stock is now estimated to worth at original cost. The value of goods salvaged was estimated at 20,000, GP rate 20%. इजी है, बिल्कुल आसान है, करना है. अच्छा, करके लाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं. वापस पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं. दिस ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड abnormal, how much? 4000. 5000 का एबनॉर्मल स्टॉक, 1000 उसमें से राइट ऑफ हो गया. उसकी वैल्यू की है हमने 4000 पे, जिसे हमने इस ओपनिंग के अंदर ऐड किया हुआ होगा. तो इस ओपनिंग में से 4 एबनॉर्मल में रखेंगे और 95 नॉर्मल में रखेंगे. इज इट क्लियर? यस गाइस, बताइए, समझ में आया ना बात इसका? 4000 ही स्टॉक इंक्लूडेड है ओपनिंग में, जिसे अब नॉर्मल में रखेंगे, और फिर आगे जो इसमें से सेल हुआ, वेजेस में से 3000 माइनस परचेज में से ड्राइंग की कॉस्ट कितनी आएगी? 15,000 सेलिंग प्राइस है और जीपी रेट 20% है, तो इसमें से 20% जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट विल बी 12,000. इसकी कॉस्ट आएगी 12,000. ठीक है. कंसाइनमेंट वाला क्रेडिट साइड में, फ्री सैंपल माइनस, बाकी तो सब आता है. बिल्कुल, वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड शुभी. ट्राई करना बेटा, ट्राई करोगे तभी मजा आएगा और हो जाएगा. आई नो इट. सेम चीज बहुत बार रिपीट हो गया है. नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक. हमने सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिए. We don't have any other exclusive point. Consignment complete. Abnormality
abnormality carrying from previous year, done. Out of that, some part sold, remaining valued at cost or any other price, done. Clear है? Approval, sales on approval, some withdrawal by the owner, distributed as free sample, सारा clear. Under or over valuation of stock is done, previous year, current year. Firefighting expenses, value of loss, amount of claim, सारा point 100% clear है. इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं. इस पॉइंट कुछ भी नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हमारे. तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे. On 31st March, fire occurred. The concern had taken an insurance policy of rupees 60,000. $60,000 का पॉलिसी लिया है हमने. स्टॉक एज पर बैलेंस शीट, purchase including machine, wages including installation, sales including goods sold on approval basis amounting to 49,500 rupees, 2,75,000 total sales. No approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold on approval. Average clause, GP rate, salvage, claim to be lodged calculate करना है. Claim to be lodged calculate करना है. क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए, क्या ख्याल है? सिंपल है तो और भी सिंपल है. चलो गाइस, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बोलिए. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो बताएं. लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी. नेक्स्ट हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पे. तो यस, करेक्ट, नो एडजस्टमेंट, डोंट क्रेडिट इट, ऑलरेडी क्रेडिटेड है बेटा. ये सेल्स ऑन अप्रूवल वाला पार्ट तो ऑलरेडी सेल्स के थ्रू क्रेडिटेड है, तो उसे वापस आप क्रेडिट करोगे वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना. वापस आप क्रेडिट करोगे, ऑलरेडी क्रेडिटेड, सो नो एडजस्टमेंट इज नीडेड. ओके, चलिए तो अपने डिस्कशन को लेके चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट नंबर 4. एक मिनट. इट इज सेल्स ऑन अप्रूवल, इट इज सेल्स ऑन अप्रूवल. और ये मैं भी एक्सप्लेन किया वही चीज कि हमारी जो टोटल सेल है उसमें सम पार्ट ऑफ सोल्ड गुड्स इज ऑन अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस पे सेल्स का मतलब, अभी तक उसे आपको सेल्स मानना नहीं चाहिए था, लेकिन एज वी कंसीडर्ड इट सेल्स, तो इसका मतलब हमने उसे अपने गोडाउन से अपने सेल्स को मान के हमने अपनी स्टॉक कम कर ली है. और एक्चुअली भी हमारा स्टॉक कम हो चुका है क्योंकि वो गोडाउन में था ही नहीं माल. अब उसका अप्रूवल आया है या अप्रूवल नहीं आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होनी चाहिए. और वो गुड्स हमने सेल्स में इंक्लूड कर रखी है, इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं है. तो इस पॉइंट को लीव कर दीजिए, मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा.
लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, यहां लिखा हुआ है कि सच गुड्स आर इंक्लूडेड इन सेल्स, तो ये ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है, तो उसको अलग से कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, अभी हम, और कोई डाउट किसी को? नो, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, अब इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के बारे में कुछ समझते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी पड़ेंगे, पर पहले इसका सिनारियो समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, यस 2.75, यस। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का सिनारियो समझना पड़ेगा। अभी वापस वहीं आ गए कि वी हैव गोडाउन, और मेरे इस गोडाउन में मेरा स्टॉक रखा है, और यहां मेरा काउंटर है जहां से मैं गुड्स सेल करता हूं, और जैसे ही इसमें आग लगी, अब इस काउंटर पे बैठने लायक नहीं हुए हम। तो हमने पहला तो ये किया कि हमने स्टॉक के लिए कैलकुलेशन करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दिया कि सर हमारा इतना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यू टू फायर, सो गिव अस क्लेम। बट ये जो प्रोमाइसेस आपका डिस्टर्ब हुआ है, इसको रिपेयर करने में इट विल टेक सम टाइम, और यदि इसको रिपेयर करने में मुझे 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना लगता है, क्योंकि वापस उस नॉर्मल कंडीशन में आने में इट विल टेक टाइम, तो ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द पीरियड मैंने क्या किया, मेरे बिल्कुल सामने एक शॉप खाली थी, मैंने अपनी शॉप के सामने एक शॉप खाली थी, तो मैंने इस शॉप को रेंट पे ले लिया और अपना बिजनेस मीनवाइल यहां से शिफ्ट शुरू कर लिया। अब मैं यहां पे अपना बिजनेस कर रहा हूं इस जगह से, जब तक कि इसका रिपेयरिंग चल रहा है। फाइन, बात समझ में आ रही है? लेकिन अब क्या आप एक नए प्रेमाइसेस में with the disturbed mind, with the disturbed mind, with that interruption that comes in your business due to that fire, उतना ही बिजनेस कर पाओगे क्या जितना पहले कर पा रहे थे? नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि हमने अपना मेन बिजनेस प्लेस शिफ्ट किया है। यदि मेन बिजनेस प्लेस शिफ्ट किया है तो हम एग्जैक्टली उतनी सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमें यह मालूम है कि यदि फायर अकर होता है, आग लगता है, तो गुड्स तो डिस्ट्रॉय होता ही है, बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है, और यदि बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो उस डिस्टर्ब्ड पीरियड में हम बिजनेस में सेल कंडक्ट नहीं कर पाएंगे और हमें प्रॉफिट का लॉस होगा। तो उस सिचुएशन में हम कितना प्रॉफिट का लॉस होगा उसका एस्टिमेट करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी कैरी करके चलते हैं कि सर, हाँ, हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी कैरी करके चलते हैं। क्या कि सर हम यहां पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलती है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी 2 फैक्टर पे डिपेंड होकर मिलती है। पहला, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू कैन अर्न। दूसरा, फॉर व्हाट पीरियड यू आर एक्सपेक्टिंग कि योर बिजनेस विल रिमेन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू फायर। ठीक है, पहला कि सर कितने अमाउंट का पॉलिसी चाहिए और कितने पीरियड का पॉलिसी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि सर यदि आग लग जाएगा तो मुझे उस प्रेमाइसेस को रिपेयर करके और नॉर्मल कंडीशन में वापस आने में 6 मंथ तो लग जाएगा, तो आई वांट टू टेक अ पॉलिसी फॉर द इंटरप्शन पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो मेरा इंडेमनिटी, जिसका मुझे इंडेमनिटी मिलेगा, जिसका मुझे इंडेमनिटीफाई किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो पीरियड पहले मुझे डिसाइड करना है। सपोज दैट पीरियड मैंने डिसाइड किया इट इज 6 मंथ पीरियड, मुझे 6 मंथ का इंश्योरेंस चाहिए। दैट पीरियड इज नोन एज इंडेमनिटी पीरियड। दैट पीरियड इज नोन एज इंडेमनिटी पीरियड, जितने पीरियड की आपने पॉलिसी ली है। ठीक है, पहला टर्म इंडेमनिटी पीरियड, द पीरियड फॉर विच वी took a policy for loss of profit by expecting the period of interruption, कि इतना इंटरप्टेड पीरियड मेरा रहेगा। ठीक है,
दूसरा, ड्यूरिंग दैट इंटरप्टेड पीरियड what amount of sale you will conduct, or on that sale how much profit you can earn. On the basis of that profit आपको पॉलिसी अमाउंट डिसाइड किया जाएगा. यदि आपका 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है और 6 महीने तक आप, तो 6 महीने में आप कितना सेल कर लोगे सर? सर इन 6 महीने में, कोई भी 6 महीने हो, मेरा एनुअल सेल ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का होता है, तो 6 मंथ में मैं डिस्टर्ब रहूंगा तो मेरा 6 मंथ का सेल 6 लाख रुपीस होगा, उस पे मुझे 20% का जीपी आता है, तो 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा. 1,20,000 के प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा. इसका मतलब मुझे 1,20,000 की पॉलिसी चाहिए. इसमें दो फैक्टर आ गए. योर सेल विल बी 1 लाख पर मंथ, on that your GP will be 20%, that will be lost, and that period will be of 6 months. ठीक है. एक्चुअली यदि आपका सपोज ड्यू टू फायर इंटरप्शन पीरियड will go to 7 month, will you get the insurance? Will you get the claim? Yes, but for 6 month only. यदि आपका नहीं, नॉट प्रोपोर्शनेट हेयर, प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं. यदि आपका इंश्योरेंस इंडेमनिटी पीरियड एक्सटेंड हो जाता है तो उस एक्सटेंडेड पीरियड से कोई मतलब नहीं है. यू विल नॉट गेट इंश्योरेंस क्लेम फॉर दैट एक्सटेंडेड पीरियड. आपको इंडेमनिटी पीरियड से आगे का क्लेम नहीं, आप कवर ही नहीं थे. आप 6 मंथ के लिए कवर किए थे इंश्योरेंस कंपनी से. अपने आपको आपने जितने पीरियड के लिए कवर किया है उतने ही पीरियड का इंश्योरेंस मिलेगा. इफ indemnity period remain 5 month, if interruption period remain 5 month, हमने 5 महीने में अपना बिजनेस रीस्टैब्लिश कर लिया और अपने नॉर्मल सेल पे आ गए, then you will get insurance claim for 5 month, not of 6 month. क्योंकि एक्चुअल लॉस से ज्यादा तो क्लेम नहीं मिलेगा ना. तो आपका एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड 5 मंथ का है, तो आपको एक्चुअली 5 मंथ में ही सेल डिस्टर्ब हुआ है, उसी का आपका प्रॉफिट डिस्टर्ब हुआ है, तो उसी का आपको क्लेम मिलेगा. बिल्कुल होगा नहीं. एग्जैक्टली देखो, पीरियड काउंट नहीं किया जाता, उस पीरियड की सेल उठाई जाती है. यदि आपका इंडेमनिटी पीरियड या इंटरप्शन पीरियड 5 महीने 10 दिन का रहा, तो उन 5 महीने 10 दिन में कितनी सेल होती वो उठा ली जाएगी. एग्जैक्ट मालूम तो है नहीं, कैलकुलेशन से निकल के आएगी. अब उन इंडेमनिटी पीरियड में कितनी सेल हो सकती थी वो हम आइडेंटिफाई करके लाएंगे. कैसे लाएंगे? फिर अगेन कोई ना कोई लॉजिक यूज करना पड़ेगा. सेल कैसे लाओगे कि उस, मान लो 5 मंथ वाज माय इंटरप्शन पीरियड, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल इंश्योरेंस कंपनी विल अज्यूम ड्यूरिंग दैट इंटरप्शन पीरियड. उन 5 महीने के डिस्टर्ब पीरियड में कितनी सेल होती ये कैसे पता चलेगा? पिछले साल के एग्जैक्टली उसी 5 मंथ में कितनी सेल हुई थी, उस बेसिस पे. लॉजिकल है ना. पिछले साल की एवरेज सेल नहीं उठाएंगे सर हम. हाँ, क्योंकि बिजनेस में सेल सीजनल भी हो सकती है, पीरियोडिकल हो सकती है. लाइक हम अपनी बिजनेस की बात करते हैं तो अप्रैल मई में ज्यादा एडमिशंस आते हैं, लेकिन नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में एडमिशंस कम हो जाते हैं. तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि मेरे पूरे साल का रेवेन्यू है उसको मंथली रेवेन्यू में कन्वर्ट करके हर महीने उतना ही रेवेन्यू आता है, नहीं. तो जो भी आपका इंटरप्शन पीरियड रहेगा, डिस्टर्ब पीरियड रहेगा, उसी पीरियड का एग्जैक्ट, उसी पीरियड का डेट बाय डेट पिछले साल का सेल उठा लेंगे. फिर क्वेश्चन आता है कि सर जो पिछले साल इसी पीरियड में सेल हुई, क्या वही सेल इस पीरियड में भी आप मान रहे हो? हाँ, यही मान रहे हैं हम तो. नहीं सर, गलत कर रहे हो. क्यों? सर पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरा बिजनेस ग्रो कर चुका था. पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरा बिजनेस ग्रो कर चुका था और मैं ज्यादा सेल कर रहा था. सर प्रूव कर दीजिए आप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा सेल कर रहे थे. कैसे प्रूव करोगे? आग लगने से पहले के जो इस साल के मंथ हैं उनको पिछले साल के उन्हीं मंथ से कंपेयर करके दिखाएंगे कि देखो सर पिछले साल से इस साल मैं ग्रो कर रहा हूं. और इसमें यदि डाउन ट्रेंड है, आप डाउन हो रहे हो,
ट्रेंड तो उठाना पड़ेगा। तो पहले तो हम उस इंटरप्टेड पीरियड का एग्जैक्टली मैच्ड पीरियड का सेल उठा लेंगे और फिर उसमें एडजस्टमेंट डालेंगे किस चीज का, ट्रेंड का, कि आपका बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इस पीरियड में भी ज्यादा सेल कर लेना होता था, और यदि आपका बिजनेस डाउनफॉल में है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी सेल इस पीरियड में भी डाउन होती। पहला पॉइंट क्लियर। हमने क्या निकाला, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल वी कैन कंडक्ट ड्यूरिंग दैट interrupted period on the basis of the sale of exactly same period of previous year after adjustment of trend upward downward whatever। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, सर दूसरा पॉइंट है कि ये जो सेल हम कर सकते थे और जो नहीं कर पाए, इस पे कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ बस वो कैलकुलेट कर लो, काम खत्म हो गया। फिर इतना इतना लोड किस चीज का हो रहा है। मैंने ये निकाला कि सर उस इंटरप्टेड पीरियड में मेरी 5 लाख रुपीस की सेल हो सकती थी, और सपोज फॉर नाउ माय रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%, तो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर। जस्ट गिव मी द क्लेम। मिलनी चाहिए, क्यों? पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। सर आपकी 5 लाख की सेल हो सकती थी, इंश्योरेंस कंपनी आके बोलती है रुको भैया, तुम खाली बैठे थे क्या 5 महीने? नहीं सर, हमने पड़ोस में बाजू में दुकान ले लिया था और बाजू की दुकान पे कुछ माल बेचा नहीं बेचा। हाँ सर, 2 लाख का सेल तो किया हमने। तो सर 5 लाख का सेल हो सकता था, 2 लाख आपने अभी भी किया है, इसका मतलब आपका सेल लॉस्ट हुआ है सिर्फ 3 लाख का। अभी इसमें जो सेल लॉस्ट हुआ है वो आपका, यहां पे कितनी सेल हुई? बोले सर यहां पे 5 लाख की सेल हो सकती थी, उस पीरियड में मैं यहां आ गया, रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो यहां फालतू नहीं बैठे थे, यहां पे भी हमने सेल की है कितनी, तो इस 2 लाख की सेल का हम आपको क्लेम नहीं देंगे, हम तो देंगे लॉस ऑफ सेल। लॉस ऑफ सेल कितना हुआ, कितनी सेल हो सकती थी और आपने कितनी की। आप जीरो करते हो तो ठीक है, लेकिन आपने 2 लाख का सेल किया, मतलब लॉस ऑफ सेल कितनी हुई है आपकी। हम तो इन 3 लाख रुपए की लॉस ऑफ सेल पे आपको 20% का प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ है 60,000, उसका क्लेम देंगे। जस्टिफाइबल, बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट आ गए। पहला, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल और बिजनेस कैन कंडक्ट इन दैट इंटरप्टेड पीरियड, वो मालूम करेंगे कितनी सेल हो सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पीरियड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड। कैलकुलेशन का प्रोसीजर बाद में समझेंगे, मैं सिर्फ फैक्ट्स टर्म्स उठा के उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा लिखेंगे वो तो। फिर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने कितनी सेल कर ली बाय यूजिंग एनी ऑल्टरनेटिव मेथड और प्लेस और एफर्ट, वो सेल हम उसमें से कर देंगे लेस। तो आपकी निकल के आएगी एक्चुअली लॉस ऑफ सेल, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स बोल देते हैं। 3 लाख रुपए का शॉर्ट सेल हुआ है, 5 हो सकता था, 2 मैंने कर लिया, 3 लाख रुपए का मेरा शॉर्ट सेल हुआ, और जितना शॉर्ट सेल हुआ है उस पर 20% प्रॉफिट मेरा लूज हो गया। सर 20% कैसे? ये 20% का रेट कहां से लेके आए? ये 20% का रेट कहां से लेके आए? यहां पे अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये क्या जीपी रेट है क्या हमारा? जीपी रेट है, यानी आपने जीपी लॉस के लिए क्लेम लिया था, आपने प्रॉफिट लॉस के लिए क्लेम लिया है, जीपी लॉस के लिए नहीं। मतलब ये है सर कि जब हम इंश्योरेंस लेने गए थे तो हमने बोला नेट प्रॉफिट कितना आता है, कंपनी ने पूछा, नेट प्रॉफिट का क्लेम लोगे ना आप? तो बोले सर नेट प्रॉफिट आता है 10% ऑफ सेल्स, इसका क्लेम ले लो। तो बोलता है अरे यार रुक भाई रुक, यदि आग लगी और आग लगने से बिजनेस डिस्टर्ब हुआ
और आप ऑल्टरनेटिव प्लेस पे चले गए और उसको रिपेयरिंग पे डाल दिया, क्या उस रिपेयरिंग पीरियड में जो 5-6 मंथ है उसमें वो प्रमाइसेस यदि रेंट पे है तो उसका रेंट देना है नहीं देना? देना पड़ेगा ना, या तो खाली कर दो। यदि वहां आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रखा था तो उसका मीटर किराया आएगा नहीं आएगा? यदि आपने वहां पे कोई लोन ले रखा था तो उसका इंटरेस्ट जेब से जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा? आपके जितने एम्प्लॉइज थे, चाहे वो सारे एम्प्लॉइज इस छोटी जगह में नहीं आ पाए, उनको बैठ के सैलरी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? मतलब क्या सिर्फ नेट प्रॉफिट का ही नुकसान होगा क्या मेरा? सिर्फ नेट प्रॉफिट का लॉस नहीं होता है सर, इसके साथ साथ एक्सपेंसेस का भी मेरा लॉस होता है। कौन से एक्सपेंसेस? फिक्स्ड। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी जेब से जाते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये नाम यूज किया हुआ है हमने, स्टैंडिंग चार्जेस। who have studied costing तो वहां पे हमने ये टर्म यूज किया है, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड चार्जेस, इनका भी तो लॉस होगा। तो मुझे क्लेम सिर्फ नेट प्रॉफिट का नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडिंग चार्जेस का भी क्लेम लेना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त मैं जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूंगा या सॉर्ट ऑफ जीपी की रेट निकाल के बताऊंगा, वो जीपी रेट वो जीपी रेट नहीं है जो जीपी से आती है, ये वो रेट है जो एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस से आती है। ये कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, लाइट का बिल वेरिएबल है, आग लग गया तो बिजली का बिल तो नहीं देना पड़ेगा, फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन जो कंजम्पशन है वो तो नहीं देना पड़ेगा। कुछ और भी ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो अवॉइडेबल है। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हैं इन दो का। तो फिर उन्होंने प्रीमियम बताया, प्रीमियम देख के फिर हमारी, हाँ प्रीमियम देख, अरे यार इतना प्रीमियम, बोले एक काम कर यार, आग लगेगा ना तो ये जो फिक्स चार्जेस होंगे ना, इन फिक्स चार्जेस पे अपन कंट्रोल करेंगे, इन फिक्स चार्जेस को हम कंट्रोल करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये फिक्स चार्जेस कम रहें। तो इसलिए काम करते हैं, हम सारे फिक्स्ड चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं लेते, सारे वेरिएबल का तो नहीं लेना है, हम बात कर रहे हैं फिक्स स्टैंडिंग चार्ज या स्टैंडिंग चार्जेस। तो जब इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो हम सारे स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, हम कुछ का इंश्योरेंस ले लेते हैं। मान लो मेरे सारे स्टैंडिंग चार्जेस मिला के 50,000 रुपए होता है, मैंने बोला यार काम करे अब 30,000 का इंश्योरेंस ले लेते हैं इन स्टैंडिंग चार्जेस का, 20,000 का हम छोड़ देते हैं, उनको इंश्योर्ड नहीं करते, वो हम बचा लेंगे। तो नेट प्रॉफिट प्लस आपने क्या किया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस में कुछ पार्ट अनइंश्योर्ड भी है, उसका तो क्लेम नहीं मिलेगा ना। आपको किसका क्लेम मिलेगा? जो नेट प्रॉफिट आपकी जेब से गया और जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, आपने स्टैंडिंग चार्जेस जिनका इंश्योरेंस लिया हुआ था, ये दो आपकी जेब से गए, इन दो का ही क्लेम मिलेगा। यहां से जो रेट आएगी वो कहलाती है जीपी रेट। यहां की जीपी रेट, इस लॉस ऑफ प्रॉफिट की जीपी रेट वो जीपी रेट नहीं है जो लॉस ऑफ स्टॉक में थी। यहां की जीपी रेट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये है जीपी रेट। बात समझ में आ रही है? इसको क्वेश्चन में, बुक्स में सब जगह जीपी रेट लिखा है, हम चाहें तो इसको कोई नया नाम दे सकते हैं, अर्निंग रेट बोल सकते हैं, अर्निंग रेट, कितना हम अर्न कर सकते थे, नेट अर्निंग रेट बोल सकते हैं, कोई नाम दे देंगे हम। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां तक तो पता चल गया कि कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ, बस लेने पहुंच गए क्लेम। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हो गया ना अभी कैलकुलेशन, अभी क्या? बोले सर रुको जरा, ये दुकान मैंने किराए पे ली है, इसका खर्चा कौन देगा सर? क्या बात कर रहे हो, इसके खर्चे का कौन सा इंश्योरेंस लिया था तुमने? तुमने तो अपने स्टैंडिंग चार्जेस का और अपने नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस लिया था ना। इस नई दुकान का, इसके खर्चे, इसका रेंट, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसका थोड़ी आपने इंश्योरेंस लिया था, इसका नहीं मिलेगा। बोले तो पहले बताने का था ना, मैं ये दुकान ही नहीं लेता, मैं तो घर बैठता, और यदि घर बैठता तो ये 2 लाख रुपए की सेल भी नहीं होती।
तब तो पूरा 5 लाख का क्लेम देते थे ना। मैंने ये दुकान लेके ये खर्चे करके 2 लाख की सेल की, जिससे आप ही का पैसा बचाया है मैंने, जस्ट लाइक फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह ये हो गया एडिशनल सेल, या उस इंटरप्टेड पीरियड में जो सेल हमने की है उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए। सर वो तो आप ही के सर पे, आप पहले क्लॉज में लिख देते तो मैं करता ही नहीं वो सेल, मैं करता ही नहीं खर्चे, तो ये जो खर्चे हुए इसका भी क्लेम मिलना चाहिए। इन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। आपने एडिशनल वर्किंग की, उस एडिशनल वर्किंग के लिए जो एक्सपेंसेस हुए उसका क्लेम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लॉजिकली मिलना चाहिए, आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी आके बोलती है रुक भाई अब रुक जा, बिल्कुल देंगे क्लेम, लेकिन ये पहले ये बता खर्चा कितना हुआ, बता दिया हमने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी सेल पे प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा तुमने खर्चा कर दिया, फिर तो हम खुद कहते भैया मत ले दुकान, रहने दे। 2 लाख रुपए की सेल की थी ना उन खर्चों से उसने, इस 2 लाख रुपए पे यदि 15% का जीपी भी है तो 30,000 रुपए कमाए उसने, और खर्चे कर दिए 40। देगी इंश्योरेंस कंपनी? नहीं भाई, तुमने मेरा जितना लॉस बचाया उतना ही दे सकते, उससे ज्यादा का खर्चा कर दिया नहीं मिलेगा। लॉजिकल, जैसे फायर फाइटिंग में था, आग बचाने के लिए कूदा था सर मैं, वहां पे पानी लेके डाल रहा था, आग बचाई मैंने, उसके खर्चे दो। बोले जो बचाया उसमें बचाया क्या? बचाने के चक्कर में तुमने बचाया कम, खर्च ज्यादा कर दिया, तो क्लेम मिलेगा नहीं। तो कितना क्लेम मिलेगा उन एक्सपेंसेस का, उसकी कैलकुलेशन। तो वहां पे हमें 2-3 मेथड दिए जहां से हम कैलकुलेट करके लाएंगे कि कितना क्लेम मिलना चाहिए। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल। बात समझ में आई? अभी तक कितना हो गया? सेल टू बी कंडक्टेड इन दैट पीरियड, actual sale during that period, short sale during that period, on that short sale what amount of net profit you can earn, the amount of GP, then standing charges and all, और फिर हमने बात की एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग जिनका क्लेम हमें मिलना है, एंड लास्टली फिर वहीं आती है बात घूम के, एवरेज क्लॉज। जितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था उतना लिया या नहीं, या कम का लिया? कम का लिया है तो फिर लगेगा इसमें प्रोपोर्शनेट, मतलब सर कितनी सेल हो सकती थी, उस पे कितना प्रॉफिट हो सकता था, और कितने चार्जेस आपके हो सकते थे, वो मिला के ये क्लेम बनता था ना आपका। ये इंश्योरेंस लेना चाहिए था ना आपको, आपने होशियारी करके कम ले लिया, तो फिर हम आपका क्लेम भी प्रोपोर्शनेटली कम करेंगे। दैट इज लास्टली एवरेज क्लॉज। ये सब मिला के इन पॉइंट्स को कंसीडर करके हम ये कैलकुलेशन करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या टर्म, बहुत इजी है, एक्चुअली बहुत इजी है। मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट और टर्म क्लियर हो गया ना, तो कैलकुलेशन अभी देखा ना स्टॉक में 5 to 6 क्वेश्चन करते यूं होने लग रहा है, ऐसे इसके सारी टर्म्स क्लियर करेंगे, ये उससे भी ज्यादा इजी है, लॉस ऑफ स्टॉक से भी ज्यादा इजी लगेगा। अब तो टर्म समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिर्फ स्टेटमेंट लिख के फॉर्मूले लिख के करने जाते हैं ना, तो ये चीजें कर क्या रहे हैं। अभी शॉर्ट सेल का मीनिंग समझ में आ गया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेट या जीपी रेट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होती है एक्चुअली। स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड एंड स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड, मतलब समझ में आ गया। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम क्यों मिलेगा वो समझ में आ गया, और फिर फाइनली एवरेज क्लॉज क्यों लगना चाहिए वो तो हमें मालूम ही है। फाइन, ओके, देन नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और पूरा कैलकुलेशन प्रोसीजर समझेंगे। जब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय, सी यू, थैंक यू।